पाठ 11 राष्ट्र रक्षक मराठे। बाजीराव के पश्चात शाहू महाराज ने उसका बेटा बाजीराव अर्थात नाना साहेब को पेशवाई के वस्त्र दिए। नादिर शाह के आक्रमण के बाद दिल्ली में अस्थिरता उत्पन्न हो गई थी। इस स्थिति में नाना साहब ने उत्तर में मराठी सत्ता को दृढ़ करने के प्रयास किए। इस कालावधि में अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत में मराठों के सम्मुख चुनौती खड़ी की। इस पाठ में हम उन सभी घटनाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। उत्तर में स्थिति अयोध्या प्रांत की पश्चिमोत्तर दिशा सटे हिमालय के तलहटी वाले प्रदेश को 18वीं शताब्दी में रुहेलखंड कहते थे। अफगानिस्तान से आए हुए पठान इस क्षेत्र में अस्थायी रूप में बस गए थे। इन पठानों को रुहेले कहते थे। गंगा यमुना नदियों के दोआब प्रदेश में इन रुहेलों ने उत्पात मचा रखा था। उनका दमन करने के लिए अयोध्या के नवाब ने मराठों को आमंत्रित किया। मराठों ने रोहलों का दमन किया। अफगानों से संघर्ष। अफगानिस्तान का शासक अहमद शाह अब्दाली को भारत की संपत्ति के प्रति आकर्षण था। ईसा सन 1751 में उसने पंजाब पर आक्रमण किया। उस समय मुगल प्रदेश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई थी। फलतः मुगलों को अब्दाली के आक्रमण का भय था। इस स्थिति में मुगलों ने अपनी रक्षा के लिए मराठों से सहायता लेना आवश्यक माना। मुगल शासक को मराठों की सामर्थ्य ईमानदारी का विश्वास हो गया था। दिल्ली की रक्षा करने के लिए मराठों से बढ़ किसी भी दूसरी सत्ता में ये सामर्थ्य नहीं थी। अतः मुगल शासक ने ईस्वी सन 1752 के अप्रैल महीने में मराठों के साथ समझौता किया। इस समझौते के अनुसार मराठों ने रोहेले, जाट, राजपूत, अफगान आदि शत्रुओं से मुगल सत्ता की रक्षा करना स्वीकार किया। उसके बदले में मराठों को नकद राशि मिलने वाली थी। इसके अतिरिक्त उन्हें पंजाब, मुल्तान, राजपूताना, सिंध और रोहिलखंड से चौथ वसूल करने के अधिकार प्राप्त हुए। साथ ही अजमेर और आगरा जो प्रांतों की सूबेदारी दी गई। इस समझौते के अनुसार छत्रपति की ओर से पेशवा ने सिंधे होलकर की सेनाओं को दिल्ली की रक्षा करने हेतु रवाना किया। मराठे दिल्ली की ओर निकल चुके हैं। ये समाचार प्राप्त होते ही अब्दाली अपने देश को लौट गया। मराठे पड़ाव दर पड़ाव पार करते हुए दिल्ली पहुंचे। मराठों के कारण ही अब्दाली का संकट टला। यह मानकर मुगल शासक ने उन्हें मुगल सूबों की चौथ वसूलने का अधिकार दे दिया। इन सूबों में काबुल, कंधार और पेशावर का भी समावेश था। ये सूबे पहले मुगल साम्राज्य के हिस्से थे, लेकिन अब वे हिस्से अब्दाली के अफगानिस्तान में थे। समझौते के अनुसार ये सूबे अब्दाली से जीतकर पुनः मुगल साम्राज्य से जोड़ना मराठों का कर्तव्य था। उसके उल्टे कम से कम पंजाब तक का प्रदेश अफगान के अधिकार में लाए, ये अब्दाली की इच्छा थी। फलतः आज न सही कल मराठे और अब्दाली के बीच युद्ध होना अटल था। नाना साहेब पेशवा का भाई रघुनाथ राव जयाप्पा सिंधे और मल्हारराव होलकर को साथ लेकर उत्तर भारत में अब्दाली से युद्ध करने के अभियान पर निकला। उत्तर भारत के स्थानीय सत्ताधारियों के दृष्टिकोण के से दक्षिण के मराठे उनके प्रतिस्पर्धी थे। मराठों के व्यापक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर मराठों की सहायता करने के बजाय वे तटस्थ रहे। दिल्ली दरबार में मराठों का वर्चस्व हस्तक्षेप उन्हें स्वीकार नहीं था, लेकिन सूरजमल जाट और रानी किशोरी ने पानीपत युद्ध में घायल हुए सैनिकों की सहायता की। साथ ही उत्तर के कुछ कट्टरपंथी मराठों को परम धर्मी के रूप में देखते थे। उन्होंने भी मराठों के इस व्यापक दृष्टिकोण को समझने का प्रयास नहीं किया। इसके विपरीत मराठों का वर्चस्व कम हो, इसलिए अब्दाली से हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का आग्रह किया। वे ऐसी अपेक्षा करते थे कि अब्दाली मराठों को पराजित कर दक्षिण में नर्मदा पार खंडेर देगा। अटक पर मराठों का झंडा लहराया और नजीब खान रोहेला का सरदार था। उत्तर भारत में मराठों का प्रभाव उसे असह्य था। नजीब खान के कहने पर अब्दाली ने भारत पर दोबारा आक्रमण किया। भारत पर उसका यह 5वां आक्रमण था। उसने दिल्ली जीत ली और बड़ी लूटपाट कर वह अफगानिस्तान को लौट गया। रघुनाथ राव और मल्हारराव पुनः उत्तर में गए। उन्होंने दिल्ली को अपने अधिकार में कर लिया और अब्दाली के सरदारों को खदेड़कर पंजाब को जीता। अब्दाली के सैनिकों का पीछा करते हुए मराठे ईस्वी सन 1758 में अटक तक पहुंच गए। अटक में मराठों का झंडा फहरा उठा। अटक यह स्थान वर्तमान पाकिस्तान में है। मराठों ने यह अभियान अटक के आगे पेशावर तक चलाया, परंतु मराठे अपने अधिकार वाले प्रदेशों का उत्तम प्रबंध करने में सफल नहीं रहे। दत्ताजी का पराक्रम। पंजाब पर अपनी पकड़ मजबूत करने और नजीब खान का दमन करने के लिए पेशवा ने दत्ताजी सिंधे और जनकोजी सिंधे को उत्तर में भेजा। दत्ताजी उत्तर में गया और नजीब खान ने उसे बातचीत में उलझाए रखा और दूसरी ओर अब्दाली से सहायता करने की प्रार्थना की। और ये संदेश मिलते ही अब्दाली ने फिर से भारत पर आक्रमण किया। यमुना तट के राड़ी घाट पर
दत्ताजी और अब्दाली आमने सामने आ गए। उनके बीच घमासान युद्ध हुआ। दत्ताजी ने असाधारण सौदे की पराकाष्ठा की, परंतु इस युद्ध में दत्ताजी की वीरगति प्राप्त हुई। सदाशिवराव भाऊ नाना साहब ने अब्दाली का दमन करने के लिए अपने चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ और अपने बड़े बेटे विश्वासराव को उत्तर में भेजा। सदाशिवराव भाऊ चिमाजी अप्पा का बेटा था। उसके साथ विशाल सेना और शक्तिशाली तोपखाना था। इब्राहिम खान गार्दी तोपखाने का प्रमुख था। इसी तोपखाने के बल पर उसने ईसा सन 1760 में लातूर जिले के उदगिर की लड़ाई में निजाम को पराजित किया था। दत्ताजी ने बड़े धैर्य और वीरता के साथ युद्ध किया, लेकिन अंत में ये युद्ध भूमि पर घायल होकर गिर पड़ा। रुहेला नजीब खान का सलाहकार कुतुब शाह हाथी से उतरकर घायल दत्ताजी के पास आया और दत्ताजी से पूछा, क्यों पटेल जी, तुम हमारे साथ और भी लड़ोगे? और लुलुहान दत्ताजी धरती पर पड़ा हुआ था, लेकिन कुतुब शाह के इन शब्दों को सुनकर उसने बड़े स्वाभिमान से परिपूर्ण उत्तर दिया, हाँ, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। पानीपत का युद्ध। उत्तर के इस अभियान में सदाशिवराव भाऊ ने दिल्ली जीत ली। इसके बाद पानीपत में मराठों की सेना और अब्दाली की सेना आमने सामने आ गई। ईसा सन 14 जनवरी 1761 को मराठों ने अब्दाली पर आक्रमण कर युद्ध को प्रारंभ किया। यह पानीपत का तीसरा युद्ध था। इस युद्ध में गोली लगने से विश्वासराव मारा गया। यह समाचार सदाशिवराव भाऊ को प्राप्त होते ही वह क्रोध में आए पागल होकर शत्रु पर टूट पड़ा। इस घमासान युद्ध में वो दिखाई नहीं दे रहा था। यह देखकर कि हमारा नेता दिखाई नहीं दे रहा है, मराठी सेना का मनोबल गिर गया। उस समय अब्दाली के आरक्षित और ताजा दम के सैनिकों ने मराठों पर आक्रमण किया। मराठों की पराजय हुई। इस युद्ध में महाराष्ट्र की एक संपूर्ण युवा पीढ़ी समाप्त हो गई। कई वीर पराक्रमी सरदारों ने वीरगति